दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। सीएम ने केदारनाथ जीत पर कहा कि मैं केदारनाथ की जनता का आभार जताता हूं, ये सनातन की जीत है और ये विकास की जीत है। कांग्रेस के आरोप पर कहा कि वे हार के बाद में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, वहीं इसको सेमीफाइनल बताते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस तो पहले ही सेमीफाइनल हार गई है, अब फाइनल में तो पहले ही बाहर हो गई है। हमारे साथ है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी जी, केदारनाथ में आपने बड़ी जीत हासिल की है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं सबसे पहले केदारनाथ विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, उनके वहां के जनता को, सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बाबा केदार को नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को भारी अंतर से जिताया है। ये जीत हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो श्री बाबा केदार में जो काम शुरू किए गए, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, दिव्य केदार और भव्य केदार बनाने की दिशा में जो तेजी से काम आगे बढ़ा है, ये उसकी जीत है। ये जीत सनातन की जीत है, ये विकास की जीत है और ये केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड की जनता की जीत है। लेकिन कांग्रेस इस जीत को स्वीकार नहीं कर रही। उसका कहना है चुनाव में प्रशासन ने मनमानी की है। देखिए, वो कभी ईवीएम पर अपना जब हार जाते हैं तो ठीकरा फोड़ते हैं, कभी किसी और पर फोड़ते हैं। इसलिए सारी जनता जान रही है कि ये प्रचंड जीत है। ये उन्होंने कहा था सेमीफाइनल है, वो सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए, तो आप ये समझिए कि फाइनल में उनके लिए अब कोई जगह नहीं। नगर निकाय चुनाव भी आने वाला है, बीजेपी कितना तैयार है? पूरी तरह से तैयार है बीजेपी और सारे कार्यकर्ता, सारी जनता चाहती है जो सुशासन के काम चल रहे हैं, विकास के काम चल रहे हैं, हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। सभी जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली पहुंचे, जहां पर सीएम प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में पहुंचे और उत्तराखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड पवेलियन के लगे स्टॉल का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम धामी ने सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। देश के साथ ही विदेशों में पहाड़ के उत्पादों की डिमांड है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य की महिलाओं को सशक्त करने और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चाहे वो मिलेट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र में हो, वो चाहे सिलाई बुनाई के सामान हो, सभी में आज सबकी डिमांड पूरे देश के अंदर भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। हमने हाउस ऑफ हिमालय जो हमारा ब्रांड है, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था। उसके शुभारंभ के बाद आज तेजी से उसकी मांग बढ़ रही है। इससे हमारी महिलाओं को विशेषकर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, उनकी आर्थिकी भी बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहा है और अपने रोजगार के साथ साथ वो अन्य लोगों को भी आज रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं और हम भी लगातार प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से अनेक क्षेत्रों के अलग अलग उत्पाद यहाँ पर लगा गए हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा मंच है और इस मंच के माध्यम से हमारे सभी उत्पादकों को, उत्तराखंड के लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं सभी को स्टेट फेयर के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसकी थीम है 2047 का भारत का संकल्प है। केदारनाथ उपचुनाव की जीत को भले ही 2027 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा हो, लेकिन इससे पहले होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनावों के लिए भी इसे बूस्टर डोज के तौर पर देखा जा रहा है। खास करके बीजेपी अब निकाय चुनाव को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी 21 नवंबर को एक दौर की मीटिंग भी कर चुकी है। पिछले चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगमों में जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। इस बार नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। केदारनाथ में शानदार जीत के बाद उत्साहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम निकायों में भी पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता के अंदर उत्साह खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ चुनाव के बाद जिस प्रकार अनावश्यक माहौल कांग्रेस द्वारा तैयार किया जा रहा था, उस पे केदारनाथ की जनता ने एक बड़ा प्रभावी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मैं कह सकता हूँ इस चुनाव के बाद नगर पालिका, नगर निगम के सब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतने वाली है और पिछली बार से अच्छा रिकॉर्ड हमारा रहेगा।
इधर निकाय और पंचायत चुनाव से ठीक पहले केदारनाथ में मिली पराजय कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब उसे निकाय चुनाव से पहले एक और चुनौती से जूझना होगा। टूटे मनोबल के बीच कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का उसके सामने बड़ा चैलेंज आ गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी पहले निकाय चुनाव की डेट तो फाइनल करे। संगठन ने अपने स्तर पर जो हेडक्वार्टर में जो कार्य करने होते हैं इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रखी है। तो हम किसी भी तरह से इस मामले में पीछे नहीं है और जैसे ही सरकार डिक्लेयर करेगी तो निश्चित रूप में हम लोग भी चुनाव में बिल्कुल मजबूती के साथ हिस्सा लेंगे। वैसे बीजेपी को ये बताना चाहिए कि सरकार में रहते हुए वो बार बार इन चुनाव को टाल क्यों रहे हैं। नए परिसीमन के बाद उत्तराखंड में निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। नगर निगमों की संख्या 8 से बढ़कर 11 हो गई है, तो नगर पालिकाएं भी 42 की जगह 45 हो गई हैं। निकायों के चुनाव भले ही छोटे लेवल पर होते हैं, लेकिन बीजेपी केदारनाथ के विजय रथ पर सवार होकर इन चुनावों में भी प्रत्यक्ष तौर पर कूद सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रवात की रिपोर्ट। कोटद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर कहा, सब समय का खेल है, आज समय बीजेपी के साथ है लेकिन कल कांग्रेस के साथ भी समय होगा। वहीं हरीश रावत ने केदारनाथ में कांग्रेस की हार के साथ ही उत्तराखंडियत की हार हुई है, ये भी कहा। मैं एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहता हूं, इन चुनावों में कांग्रेस भले ही हारी हो लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार के हार में मुझे इस बात का दुख है कि उसके साथ उत्तराखंडियत भी हारी है, केदारखंडियत भी हारी है। उत्तराखंडी सरोकारों की बात हमारे लोग करते हैं। जो व्यक्ति उन सरोकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, मनोज राउत, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि उनकी इस उपलब्धि पर उनके बचपन के कोच और खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर की। वहीं सोमवार को रुड़की के 3 और खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल किया जाएगा और रुड़की के रहने वाले ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। पंत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच में जमकर होड़ लगी है और लखनऊ ने आखिरी बोली 27 करोड़ रुपए की लगाई। ये बात थी और जब उनकी 27 करोड़ में उनको लिया गया तो सभी खिलाड़ियों ने, एकेडमी के सभी छोटे बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी शोर मचाया एकदम कि भैया वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया और पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए भाजपाई कोतवाली में धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं के धरने को समर्थन देने विधायक आदेश चौहान भी पहुंचे और थाने में हंगामा की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसपी ने विधायक और कोतवाली प्रभारी दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि विधायक आदेश चौहान का करीबी भाजपा कार्यकर्ता वरुण किसी मामले में पैरवी के लिए कोतवाली में पहुंचा था। आरोप लगाया गया है ज्वालापुर कोतवाली इंचार्ज प्रदीप बिष्ट ने वरुण के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता की। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोतवाल साहब जो प्रदीप बिष्ट जी थे वो अंदर से आए और आगे उन्होंने बड़ी अभद्रता के साथ मेरे साथ बात करी और धक्के मुक्की देकर मुझे थाने से बाहर कर दिया। उस संदर्भ में फिर हमारे अपने जो क्षेत्र के विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो जिले के प्रभारी, उन सबसे मेरी वार्ता हुई। तो फिर आपके कप्तान साहब का मेरे पास फोन आया, उन्होंने भी बोला। तो उसके बाद अब कोतवाल साहब ने एक्सक्यूज किया, अपोलोजाइज किया, उसके बाद धरना समाप्त हुआ। इस बीच में इनके कार्यकर्ता के द्वारा आरोपित किया गया कि उनसे अभद्रता की गई है। उसके संबंध में यहाँ पे सब लोग आए थे, सब में वार्ता हुई। अब इसमें जो है समाधान निकाल लिया गया। हरिद्वार के सिडकुल में माल से भरा हुआ एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि इस दौरान ट्रक की किसी से टक्कर नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। घटना देर शाम की है जब गोल चक्कर से गुजर रहा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिससे रोड पर जाम की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और ट्रैफिक शुरू कराया। ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं।
लैंसडाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज में 2 हाथियों के बीच में आपसी संघर्ष में एक हाथी की मौत हो गई है। हाथी का शव कोटद्वार रेंज ऑफिस के पास के जंगल में मिला है। वन विभाग की टीम ने हाथी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाथी के शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। डीएफओ लैंसडाउन का कहना है कि तस्कर हाथी के साथ संघर्ष में हाथी की मौत हुई है। के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में स्टाफ ने बताया है कि आपसी संघर्ष में इस हाथी की मृत्यु हुई है। उसके बाद हमारा स्टाफ मौके पर पहुंचा, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को हमने बुला लिया है और जो एसओपी का जो प्रोसीजर है उसके तहत इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और शव निस्तारण किया जाएगा। हरिद्वार जिले में पिछले कुछ सालों से गुमशुदगी की रिपोर्ट में इजाफा हुआ है। जिसके अपने गायब हुए हैं, आज उन्हें भी उम्मीद है उनके अपने एक ना एक दिन घर लौट आएंगे। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हरिद्वार जिले में पिछले कुछ सालों में गुमशुदगी की रिपोर्ट में इजाफा हुआ है, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे सभी शामिल हैं। परिजन आज भी कोतवाली थानों के चक्कर काटते हैं कि शायद वहां उनके परिजनों के बारे में जानकारी मिल सके। साल 2020 से अक्टूबर 2024 तक कुल 4,583 लोग गायब हुए, जिसमें से 3,846 वापस मिल गए, जबकि 737 लोग अभी भी लापता हैं। लापता होने वालों में सबसे ज्यादा 475 पुरुष हैं, जबकि सबसे कम 36 लड़कियां हैं, जिनके अपने आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं और उनके पोस्टर थाने चौकी कोतवाली में चस्पा रह गया है। वहीं इतने सालों से लापता लोगों की तलाश पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है। मेरा बेटा नीतीश कंसल 13 नवंबर शाम 6:30 बजे से घर से पार्टी में जाने के लिए बोलकर गया था और वो लापता हो गया है। अगर किसी को भी नीतीश कंसल की कोई जानकारी मिलती है तो कृपया हमारी मदद उसे ढूंढने में करने की कृपा करें। किशोरावस्था और युवावस्था के बालक बालिकाओं के घर से चले जाने की स्थितियां हैं। पारिवारिक और दाम्पत्य संबंधों में तनाव के कारण कई बार लोग घर से चले जाते हैं। इन सभी मामलों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की बरामदगी करने के भरपूर प्रयास किए जाते हैं। कई बार लावारिस शव गंग नहर में भी मिलते रहते हैं, लेकिन उनकी शिनाख्त तक भी नहीं हो पाती। पुलिस का कहना है कि इन मामलों में परिजनों को सब्र जरूरी है, क्योंकि पुलिस कई कामयाबी नहीं मिल पाती, लेकिन प्रयास जारी रहता है। लेकिन पुलिस उसकी वो तो करती है कि गुमशुदगी दर्ज कर ली, उसका हुलिया वगैरह लेकर के उसको चस्पा भी करती है अलग अलग जगह जगह, लेकिन वो उतनी गंभीरता नहीं हो पाती, उसको इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता जो अन्य अपराधों में होता है। इसको कैजुअली ले लेते हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि बहुत सारे जो गुमशुदगी के मामले वो खुल नहीं पाते। जो जाते हैं वो अक्सर अपने मोबाइल बंद करके, सिम चेंज करके इस तरह के उपायों का सहारा लेते हैं, जिससे कि उनको ट्रेस न किया जा सके। स्वाभाविक है, पुलिस की चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच से परिणाम देने का दायित्व भी पुलिस पर ही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सभी लोग कहाँ गए, खुद से गए या किसी के बहकावे में गए। गायब हुए लोगों में महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां सभी शामिल हैं। इसमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें गायब हुए सालों बीत गए। वो अब जीवित हैं या नहीं, ये भी उनके परिजनों को नहीं पता, लेकिन एक आस आज भी जिंदा है कि वो लौट कर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए लुड़की से मनोज जुआल की रिपोर्ट। उत्तराखंड का पारंपरिक खेल मुर्गा झपट अब खेल महाकुंभ में भी अपनी जगह बना चुका है। पौड़ी जिले में आयोजित हो रही खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में पहली बार मुर्गा झपट खेल को भी शामिल किया गया, जिसे खेलने में स्कूल और कॉलेज के छात्र बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में जल्द होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल में इस खेल को प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किए जाने का प्रस्ताव खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग को
भेजा जा चुका है। तो अंडर 20 में 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, तो इस प्रकार के सेम हमारी जो अंडर 17 है, अंडर 14 है, तो इनमें भी प्रत्येक में 4-4 भार वर्ग में रखे गए। तो इन खेलों को रखने का मकसद हमारी सरकार का एक ही है कि हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक खेल हैं यह ज्यादा से ज्यादा इनमें प्रतिभाग मिले और हमारे उत्तराखंड को नाम मिले। मुर्गा झपट की जो प्रतियोगिता है हमने बचपन में खेली हुई है और बचपन के बाद इस स्टेज में आके हमको मुर्गा झपट की जो गाइडलाइंस या जो की प्रतियोगिता की जो हम करा रहे हैं ये बड़ा अच्छा लग रहा है और हमारे उत्तराखंड के लिए भी ये सौभाग्य का दिन है कि अगर मुर्गा झपट को हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएं तो इसमें हमारे बच्चे काफी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आईटीडीए के सहयोग से मोदी विजन को लेकर उत्तराखंड राज्य को ड्रोन प्रदेश बनाने के मिशन की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है, तो देहरादून के ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जिससे नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर युवा अपने देश और प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सरकार की मंशा यही है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को प्लेसमेंट किया जाए। सर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे? बिल्कुल निःशुल्क है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें बजट आवंटन हो गया है और सरकार इसको निःशुल्क कराएगी। पौड़ी के सरकारी स्कूलों में जापानी और चाइनीज भाषा शुरू की गई है, जिसको सीखकर स्टूडेंट्स मार्केटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। पौड़ी के पीएम श्री समेत 11 सरकारी स्कूलों में मार्केटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स को जापानी और चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जा रही है। 2022 में डीएम पौड़ी और दून विश्वविद्यालय की पहल पर शुरू हुई इस योजना में 373 स्टूडेंट्स को दून विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लास के जरिए हफ्ते में 3 दिन जापानी और चाइनीज भाषा सिखा रहे हैं। वहीं इस भाषा को सीखकर छात्र भी खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, नी हाउ लाओ शिमा यानी कि हेलो टीचर्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम बोलते हैं तो नी शंती हाउ मा बोलते हैं, और आप कैसे हैं तो मैं कैसी हूँ ऐसे बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं वी मेशी कहते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। क्लास 11th को अभी ये चाइनीज क्लास स्टार्ट हुई है। हमने अभी कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट किया है इसे सीखना, और इसमें हमारे कैरियर के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप है, तो हमें इसे सीखने में बहुत मजा भी आ रहा है। हमारा मानना है कि शायद भविष्य में बच्चों को इससे ज्यादा फायदा होगा। बच्चे बाहर निकलेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जरा बच्चों के लिए कुछ है भी नहीं, और ये नया जो नवाचारी प्रयोग है बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, और बच्चे आगे जाके मार्केटिंग क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। डीएम ने बताया विदेशी भाषा को सिखाने का मकसद छात्रों को मार्केटिंग स्किल को बढ़ाना है। इसके साथ ही छात्रों को स्कॉलरशिप देने से लेकर स्टूडेंट्स को ताइवान भी ले जाने की योजना बनाई जा रही है। अभी जो रिव्यू किया गया था तो उसमें उनका जो सिलेबस है या उनका जो पाठ्यक्रम है उसको वो कंटिन्यूसली करवा भी रहे, और साथ ही ताइवान के सपोर्ट से जो उन्हें फर्दर स्कॉलरशिप से या विजिट को लेकर के भी प्रयास चल रहे हैं। उम्मीद है इस भाषा का ज्ञान लेने के बाद जहां स्टूडेंट्स के विदेश जाने की राह आसान होगी, तो साथ ही मार्केटिंग के क्षेत्र में छात्र अपना दबदबा भी बना पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। देहरादून के राजपुर रोड पर बना ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना अप्रैल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इस बारे में राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने उत्तराखंड के अधिकारियों से जरूरी तैयारियां करने को कहा है। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली के लिए तैयार किया गया देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना सालों वीरान रहा, और 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आशियाना के रेनोवेटेड बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। और कॉर्बेट का ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल गया है, और ऐसे में यहां जाने के लिए पर्यटकों में होड़ लगी हुई है। ढिकाला में ऐसा क्या है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, रिपोर्ट में देखिए। ढिकाला कॉर्बेट का सबसे लोकप्रिय जोन है, जहां नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है। इस जोन को नैसर्गिक सौंदर्य परबस ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पहाड़, नदी, घास के मैदान के साथ ही साल के पेड़ का आकर्षण अद्भुत है।
पर्यटक यहाँ सुकून के 2 पल प्रकृति की गोद में बिताने का अवसर नहीं छोड़ना चाहते। तो यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है। हम दिल्ली से भागते हैं पोल्यूशन से, तो यहाँ पर आके खुली सांस लेने को मिलती है। दूसरा फिर आप यहाँ देखें पीछे जो मेरे इतना बढ़िया जो हैबिटेट है, पहाड़ है, रामगंगा रिवर है, ये आगे डैम है। अभी मैं 5वीं बार आ रही हूँ तो सब कुछ ही अच्छा है। इट्स लाइक अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट भी हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, पार्क है उस तरफ है। चलो अभी तो बंद होगा बट बहुत खूबसूरत है पूरा ही। कॉर्पोरेट प्रशासन का मानना है कि यहाँ के हैबिटेट में वाइल्ड लाइफ के दीदार आसानी से हो जाते हैं। यहाँ का प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके चलते ये पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। वाकई में बहुत पसंद आता है क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो सबसे पॉपुलर जोन है पर्यटकों के लिए वो ढिकाला ही है और यहाँ पे ग्रासलैंड, वुडलैंड और वेटलैंड तीनों का मिश्रण है। तो ये जो ऐसा लैंडस्केप है जो वर्ल्ड में शायद कहीं और नहीं पाया जाता होगा। ढिकाला में वनराज के दीदार की सबसे ज्यादा संभावना होती है। यहाँ से सनसेट की खूबसूरती तो देखते ही बनती है, जो ढिकाला के इस जोन में चार चांद लगा देता है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों और बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हुई। नीलकंठ पर्वत और नारायण पर्वत पर भी बर्फ गिरी है। बर्फबारी होने से धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं निचले इलाकों में सूखी ठंड से लोग परेशान हैं और साथ ही गाड़ियों में पाला जम रहा है, तो वहीं अब पीने के पानी की भी दिक्कत होने लगी है।